Hi all, hope you are doing well. So up till now we have studied whatever we purchase is our input. We have studied whatever we sell is our output. The tax that we pay on purchase is input tax. The tax that we collect on sale is output tax. After deducting input tax from output tax, we pay the remaining out to government, and the amount that we deducted from output tax, that is called input tax credit. We also learned that the concept of input tax credit is an outcome of the concept of value addition, that GST is a tax on value addition and there is no cascading effect under GST. We further learned the dual GST model. Yes, what did we understand in dual GST model? हमने दोस्तों ये समझा कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की अपनी डिस्टिंक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, और इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल करने के लिए दोनों को चाहिए रिसोर्सेस इन द फॉर्म ऑफ मनी. ठीक है, और ये पैसा कहाँ से आएगा? टैक्स से आएगा. ठीक है, इसीलिए जीएसटी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया. मे बी यू कैन से 4 पार्ट्स: CGST, SGST एंड UTGST एंड IGST. हमने समझा कि जब इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन होगा, दैट इज ट्रांजैक्शन विद इन अ स्टेट, तो क्या लगेगा? CGST एंड SGST. ट्रांजैक्शन विद इन अ यूनियन टेरिटरी होगा तो क्या लगेगा? CGST एंड UTGST. लेकिन अगर UTGST गवर्नड बाय स्टेट लेजिस्लेचर हो, जिसकी अपनी गवर्नमेंट हो, तो क्या लगेगा? CGST एंड SGST. हमने ये देखा कि इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन जब होगा तो इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन में क्या लगेगा? केवल IGST. फाइन, तो अभी तक हमने इतना समझा. अब हम लोग समझते हैं एक और कंसेप्ट जिसको हम कहेंगे कंसेप्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन. फ्रेंड्स, जो अभी तक आपने समझा इनपुट टैक्स क्रेडिट. सो दैट वाज जस्ट अ बेस ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट. आपने जस्ट एक कंसेप्ट समझा है. इनपुट टैक्स क्रेडिट पे एक पूरा चैप्टर है अलग से, जिसमें हम डिटेल में समझेंगे कि ये कैसे वर्क करता है. ठीक है, अभी हम समझने जा रहे हैं रजिस्ट्रेशन, बट विल अंडरस्टैंड जस्ट बेसिक्स ऑफ इट सो दैट यू कैन कैच द फ्लो ऑफ द सब्जेक्ट कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं. ठीक है, सो every business which is supplying goods and services has to take registration under GST. हर बिजनेस जो गुड्स एंड सर्विस सप्लाई करता है उसको GST में रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है, सब्जेक्ट टू इट्स टर्नओवर क्रॉसेस थ्रेशोल्ड लिमिट. उसका टर्नओवर एक लिमिट दी गई है GST एक्ट में, CGST एक्ट में. जो लिमिट क्रॉस होने पे आपको रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है. ठीक है, अब इस रजिस्ट्रेशन के फ़ायदे क्या हैं वो हम लोग देखेंगे. रजिस्ट्रेशन लेके क्या बेनिफिट्स होंगे. सो लेट्स हैव अ लुक एट अ चार्ट हियर. सो इफ अ पर्सन इज रजिस्टर्ड अंडर GST, then and only then he or she will be able to take input tax credit and will be able to collect output tax from the buyer. अगर पर्सन GST में रजिस्टर्ड है तभी ही वो जब गुड्स सप्लाई करेगा तो वो आउटपुट टैक्स कलेक्ट कर सकता है, और जब वो गुड्स बाय करेगा तो उस पर जो टैक्स पे किया उसने उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता है. तो मतलब आउटपुट टैक्स कलेक्ट करना और इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना ये तभी ही पॉसिबल है जब आप GST में रजिस्टर्ड हैं. ठीक है, रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे मिलती है, ये आप धीरे धीरे समझेंगे. मैं आपको एक फ्लो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. तो क्या होता है फ्रेंड्स, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी होता है. एक बार आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया, ठीक है, अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है, आपका टर्नओवर, से फॉर एग्जांपल हम लोग ऐसा समझते हैं कि जो थ्रेशोल्ड लिमिट की मैंने बात की कि आपका टर्नओवर एक थ्रेशोल्ड लिमिट से ऊपर जाता है तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है. मान लेते हैं वो थ्रेशोल्ड लिमिट है 20 लाख रुपए. ठीक है, थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी है? 20 लाख रुपए. अब अगर आपका टर्नओवर 17 लाख है, मतलब 20 लाख से ज़्यादा नहीं है, तो क्या आपको रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है GST में? बिल्कुल भी नहीं है. ठीक है, तो क्या आप पे GST लॉ अप्लाई होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा. मतलब आप जो परचेज सेल करेंगे, क्या उस पर टैक्स लगाना आपके लिए, जो आप सेल करेंगे क्या उस पर टैक्स लगाना आपके लिए अनिवार्य है, आपके लिए मैंडेटरी है? बिल्कुल भी नहीं.
ठीक है। तो आपको जीएसटी लॉ का कंप्लायंस तभी करना है जब आप रजिस्टर्ड हैं, और रजिस्ट्रेशन के लिए क्या है, थ्रेशोल्ड लिमिट जो अभी के लिए हम मान रहे हैं कितनी है, 20 लाख रुपए। चलिए मान लेते हैं 20 लाख रुपए से आपका टर्नओवर क्रॉस हो गया और आपने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले लिया। फाइन, अब रजिस्ट्रेशन ले लिया तो आप एलिजिबल हो गए। किस चीज के लिए एलिजिबल हो गए, यू आर एलिजिबल टू कलेक्ट आउटपुट टैक्स, मतलब जो आप सेल करेंगे उस पर आप टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं, और जो आप परचेज किया उस परचेज पे जो आपने टैक्स पे किया था उसकी आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले पाएंगे। ठीक है, समझ रहे हैं आप? ओके, अब आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले पाएंगे तो आपका ट्रांजैक्शन जो है, जो आपने सेल किया वो टैक्सेबल ट्रांजैक्शन है, उसमें से आप इनपुट टैक्स क्रेडिट माइनस करके गवर्नमेंट को टैक्स पे करेंगे। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन लेने के बाद सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है, हमें क्या चेक करना होगा, हमें ये चेक करना होगा कि क्या आपने जो ट्रांजैक्शन किया वो ट्रांजैक्शन टैक्सेबल है। मीनिंग देयर बाय फ्रेंड्स, जीएसटी में कैसा होता है कि सारे ट्रांजैक्शन टैक्सेबल नहीं होते हैं, कुछ कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे होते हैं जिन पे टैक्स नहीं लगता है। गवर्नमेंट ने इन पब्लिक इंटरेस्ट उन ट्रांजैक्शंस को एग्जेम्प्ट कर दिया होता है। ठीक है, या फिर मान लीजिए कोई ट्रांजैक्शन ऐसा है जिसमें आपने सामने वाले बंदे से पैसे नहीं लिए, या फिर एग्जांपल आप ये मान लीजिए कि मैंने मेरा मोबाइल फ़ोन आपको दे दिया, बदले में आपसे आपका लैपटॉप ले लिया। ठीक है, फाइन, और ये ट्रांजैक्शन बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है, ना मेरा मोबाइल सेलिंग का बिजनेस है और ना ही आपका लैपटॉप सेलिंग का बिजनेस है। अब ये ट्रांजैक्शन बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है तो भी इस पे जीएसटी नहीं लगेगा। तो इस तरीके की कुछ कंडीशंस होती हैं, ठीक है, कि जीएसटी कब लगेगा और जीएसटी कब नहीं लगेगा ट्रांजैक्शन पे। उसके लिए हम पढ़ेंगे, एक चैप्टर है सप्लाई अंडर जीएसटी, और क्या ट्रांजैक्शन टैक्सेबल है या एग्जेम्प्ट है उसके लिए हम चैप्टर पढ़ेंगे एग्जेम्पशन फ्रॉम जीएसटी। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक फ्लो समझने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इज द पर्सन रजिस्टर्ड, इफ नो जीएसटी डजंट अप्लाई, इज द पर्सन रजिस्टर्ड यस तो ही कैन टेक इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड कलेक्ट द आउटपुट टैक्स। तो रजिस्ट्रेशन के बाद सबसे पहले अगर वो बंदा कोई ट्रांजैक्शन करता है तो हमें पहली चीज क्या देखनी है, इज द ट्रांजैक्शन टैक्सेबल। तो ट्रांजैक्शन टैक्सेबल है या नहीं है ये हमें कहां पता पड़ेगा, जब हम पढ़ेंगे सप्लाई अंडर जीएसटी एंड एग्जेम्पशंस फ्रॉम जीएसटी। ठीक है, अब चलिए मान लीजिए ट्रांजैक्शन टैक्सेबल है, आपने गुड सेल कर दिया और टैक्स कलेक्ट कर लिया। आपने सपोज आज टैक्स कलेक्ट किया, अब इस टैक्स को कब पे करना है, इसी मंथ पे करना है, नेक्स्ट मंथ पे करना है, 6 महीने बाद पे करना है, गवर्नमेंट को ये टैक्स हम कब पे करेंगे। तो ये भी एक क्वेरी है कि गवर्नमेंट को टैक्स पे कब करेंगे, कलेक्ट तो हमने कर लिया। ठीक है, तो वो कब पे करेंगे ये आंसर मिलेगा हमें जब हम पढ़ेंगे टाइम ऑफ सप्लाई। समझ आ रहा है फ्रेंड्स? ठीक है, अब हमें पता पड़ गया कि ये टैक्स हमें कब पे करना है, वी नो व्हाट इज टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, पर ये टैक्स हमें गवर्नमेंट को कैसे पे करना है, व्हाट इज द मीडियम टू पे टैक्स। तो उसके लिए हम पढ़ेंगे एक चैप्टर है जिसको हम कहेंगे रिटर्न्स एंड पेमेंट ऑफ टैक्स। समझ आ रहा है फ्रेंड्स? हमने सबसे पहले क्या देखा, क्या पर्सन रजिस्टर्ड है, हाँ, क्या ट्रांजैक्शन टैक्सेबल है कि नहीं है, कैसे पता पड़ेगा, सप्लाई वाला जब चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद ट्रांजैक्शन टैक्सेबल है लेकिन टैक्स हमने जो कलेक्ट किया उसको हम गवर्नमेंट को कब पे करेंगे, तो उसके लिए कौन सा चैप्टर है, टाइम ऑफ सप्लाई। जब हम टाइम ऑफ सप्लाई पढ़ेंगे तब हमें पता पड़ेगा कि ये टैक्स गवर्नमेंट को कब तक पे कर देना है। फाइन, अब कैसे टैक्स पे करना है ये कैसे पता पड़ेगा, जब हम पढ़ेंगे चैप्टर रिटर्न्स एंड पेमेंट ऑफ टैक्स। फाइन, अब फ्रेंड्स हर ट्रांजैक्शन होता है जिसकी एक बेसिक वैल्यू होती है, ठीक है, जिस पे हम टैक्स लगाते हैं। एक ट्रांजैक्शन है जिसकी, हर एक ट्रांजैक्शन होता है जिसकी क्या होती है, एक बेसिक वैल्यू। ठीक है, जिस पे हम क्या लगाते हैं, टैक्स। और उसके बाद जो टोटल आता है उसको हम कहते हैं इनवॉइस वैल्यू। फाइन, तो अब ये जो बेसिक वैल्यू है इसको लेके कई बार क्वेरीज हो जाती है।
फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी से मशीन परचेज़ की। अब मशीन तो मैंने परचेज़ की, तो जिससे मशीन परचेज़ की उसने कहा कि जिस ट्रक में मशीन आ रही है उस ट्रक वाले को आप पेमेंट दे देना, बाद में मैं आपको वो पेमेंट रीएम्बर्स कर दूंगा। यानी अभी के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस है वो मुझे देना है, बाद में वो बंदा मुझे जो मैंने ट्रांसपोर्ट का खर्चा दिया वो मुझे क्या करेगा, रीएम्बर्स करेगा, वापस कर देगा। फाइन। तो क्वेश्चन ये है कि जो मेरा बेसिक वैल्यू है, क्या मुझे उसमें ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस इंक्लूड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्या मैं केवल मशीन की वैल्यू सपोज 10 लाख रुपए है, तो क्या मैं बेसिक वैल्यू 10 लाख रख के उस पर जीएसटी लगाऊं, या मशीन की वैल्यू 10 लाख प्लस ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस जो है दोनों को ऐड करके उस पर जीएसटी लगाऊं? ठीक है, ये क्वेरी है। सपोज 10 लाख की मशीन थी, उसने कहा 5% आप डिस्काउंट रख लो। फाइन। तो अब मुझे जीएसटी 10 लाख पे लगाना है या 10 लाख माइनस 5% 9,50,000 पे लगाना है? ये भी एक क्वेरी है। तो इस तरीके की जो क्वेरीज होती है वैल्यूएशन से रिलेटेड, कि बेसिक वैल्यू क्या लेनी है, ठीक है, वो हम सीखेंगे। ये क्वेरी हमारी सॉल्व होगी जब हम सीखेंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई। दिस इन इटसेल्फ इज ऑल्सो अ सेपरेट चैप्टर। ठीक है, तो पर्सन रजिस्टर्ड है, हाँ है, तो क्या ट्रांजैक्शन टैक्सेबल है? ठीक है, टैक्सेबिलिटी के बारे में सीखेंगे हम सप्लाई वाले चैप्टर में। ठीक है, टैक्स कब पे करना है, विल अंडरस्टैंड दिस इन द चैप्टर कॉल्ड टाइम ऑफ सप्लाई। कैसे पे करना है, विल अंडरस्टैंड दिस इन द चैप्टर कॉल्ड रिटर्न्स। एंड जिस वैल्यू पे टैक्स पे करना है वो वैल्यू कितनी होगी, क्या वैल्यू लेके टैक्स पे करना है। फाइन। तो हम कौन सा चैप्टर सीखेंगे, वैल्यू ऑफ सप्लाई। समझ आ रहा है फ्रेंड्स? यस। अब ये जो रिटर्न्स है ये बहुत ही क्रूशियल चीज़ है, इसके बारे में थोड़ा बेसिक समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हमने सीखा कि जो भी टैक्स हम पे करते हैं, जिससे हमने गुड्स बाय किए, जो भी टैक्स हम उसको पे करते हैं उसकी हम ले सकते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। और जो भी टैक्स हम कलेक्ट करते हैं, ठीक है, उसमें से इनपुट टैक्स क्रेडिट माइनस करके हम गवर्नमेंट को पे करते हैं। अब ये सब जो डेटा है, जो मैंने खरीदा, जो मैंने बेचा, है ना, मेरा बिजनेस का डेटा कि मैं क्या बिजनेस करता हूँ, ये सब डेटा गवर्नमेंट को देना तो पड़ेगा। ठीक है, तो वो कहाँ पे देंगे हम? दैट डेटा विल बी गिवन इन रिटर्न्स। फाइन। तो दोस्तों, रिटर्न एक बेसिक डॉक्यूमेंट है जिसके ज़रिए आप गवर्नमेंट को अपने बिजनेस की डिटेल्स देते हैं एवरी मंथ, कि ये मेरा बिजनेस है, ठीक है, ये प्रोडक्ट्स मैं मैन्युफैक्चर करता हूँ, ये प्रोडक्ट्स मैं सेल करता हूँ। ठीक है, इस महीने मैंने इतना सेल किया, इस महीने मैंने इतना खरीदा, जो मैंने सेल किया उस पर मेरा टैक्स बना फॉर एग्जांपल 100 रुपये, जो मैंने परचेज किया उस पर मैंने टैक्स पे किया 50 रुपये, एंड दोनों का जो डिफरेंस है 50 रुपीज़, दैट आई विल पे टू द गवर्नमेंट। और वो पे करने का मीडियम है रिटर्न्स। जब हम रिटर्न फाइल करते हैं, ये ऑनलाइन होता है, जब हम रिटर्न फाइल करते हैं तो ये सारी डिटेल्स हम गवर्नमेंट को देते हैं कि मेरा इस महीने इतना सेल हुआ, मैंने इतना परचेज किया, तो इस हिसाब से मेरा इतना टैक्स बनता है, और वो टैक्स हम ऑनलाइन गवर्नमेंट को पे कर देते हैं। फाइन। अब आपको समझ आता है बेसिकली कि रजिस्ट्रेशन क्या होता है, क्यों लेना पड़ता है ना। रजिस्ट्रेशन लेके ही, रजिस्ट्रेशन लिया है तभी हम आउटपुट टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं, इनपुट क्रेडिट ले सकते हैं। ठीक है, अब ये जो टैक्स कलेक्ट किया उसको गवर्नमेंट को पे करना है तो कैसे करेंगे, जो रिटर्न फाइल करना पड़ता है उसके लिए, रिटर्न फाइल ऑनलाइन करते हैं हम, रिटर्न में क्या क्या डिटेल्स देते हैं। अब ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई है। फाइन, यू हैव ऑल दिस बेसिक नॉलेज विद रिगार्ड्स टू जीएसटी। अब रजिस्ट्रेशन कहाँ होता है, ठीक है, रिटर्न कहाँ फाइल होता है, ऑनलाइन होता है तो क्या साइट है, कौन सी वेबसाइट है जिस पे ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। So there is a portal called GST portal, that is www.gst.gov.in। ये पोर्टल बेसिकली आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है, रजिस्ट्रेशन, फाइलिंग ऑफ
रिटर्न एंड पेमेंट ऑफ टैक्स। बेसिकली ये 3 सर्विसेज आपको अगर अवेल करनी है तो आपको जीएसटी पोर्टल पे जाके करना पड़ेगा। यस, फाइन। तो ये लेट्स रीड द थियरी ऑफ व्हाट एवर वी हैव स्टडीड। रजिस्ट्रेशन। सो एवरी सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन registration in the state or union territory from where he makes the taxable supply if his aggregate turnover exceeds threshold limit। स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन होता है जीएसटी में। मतलब अगर आप गुजरात में हैं, गुजरात में बिजनेस कर रहे हैं, तो गुजरात के लिए आपको गुजरात में रजिस्ट्रेशन लेना है। जो बंदा महाराष्ट्र में बिजनेस कर रहा है उसको महाराष्ट्र में रजिस्ट्रेशन लेना है। जो बंदा वेस्ट बंगाल में बिजनेस कर रहा है उसको वेस्ट बंगाल में रजिस्ट्रेशन लेना है। इस तरीके से जीएसटी में होता है स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन। फाइन। तो लिखा है कि एवरी सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विस इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन फ्रॉम वेयर ही मेक्स द टैक्सेबल सप्लाई इफ हिज एग्रीगेट टर्नओवर, जो उसका टर्नओवर है, दैट एक्सीड्स द थ्रेशोल्ड लिमिट। और थ्रेशोल्ड लिमिट हमने एग्जांपल के लिए क्या समझी थी? 20 लाख रुपए, ठीक है। लेकिन स्टेट वाइज ये लिमिट्स अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल, स्टेट्स विथ थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 10 लाख फॉर बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। कुछ स्टेट्स हैं जिसमें गुड्स और सर्विस आप जो सप्लाई कर रहे हैं, आपका टर्नओवर अगर 10 लाख से ज़्यादा जाता है तो इन चारों स्टेट्स में आपको रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। इन स्टेट्स में वो लिमिट है 20 लाख रुपए, और इन स्टेट्स में इफ यू आर सप्लाइंग गुड्स तो आपकी लिमिट है 40 लाख। इफ यू आर सप्लाइंग सर्विसेज तो आपके लिए लिमिट है 20 लाख रुपए। समझ आ रहा है फ्रेंड्स? ठीक है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप ले लीजिए। रजिस्ट्रेशन पे हम पूरा एक अलग से चैप्टर है, हम पूरा चैप्टर डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी आपको पता चलना चाहिए कि रजिस्ट्रेशन किसको लेना है, जिसकी लिमिट थ्रेशोल्ड, जिसका टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हो जाए उसको लेना है। रजिस्ट्रेशन के फ़ायदे क्या हैं, ठीक है। फिर आपको जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए रिटर्न फाइलिंग की, वो आपके लिए समझना ज़रूरी है। फाइन। तो रजिस्ट्रेशन रिटर्न्स पे सेपरेट चैप्टर है। जो हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी वो हमने ले ली है। फाइन। लेट्स रीड अबाउट रिटर्न्स। The term return ordinarily means statement of information furnished by a taxpayer to tax administrators को आप सिंपल टर्म्स में समझिए गवर्नमेंट, ठीक है। क्या है ये स्टेटमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन? किस तरीके की इंफॉर्मेशन? बिजनेस इंफॉर्मेशन, ठीक है। The information to be furnished in the return generally comprises of the details pertaining to the nature of activities। आप किस तरीके का बिजनेस करते हैं, business operations, forming the subject matter of taxation, the measure of taxation such as sale price, turnover, value, deductions and exemptions, and determination and discharge of tax liability for a given period। कितनी आपकी लायबिलिटी बनती है, ठीक है, कितना आपका टर्नओवर है, सेल प्राइस वगैरह सब डिटेल्स हमको रिटर्न में देनी है। इन एनी टैक्स लॉ, फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स constitutes the most important compliance procedure which enables the government/tax administrator to estimate the tax collection for a particular period and determines the correctness of tax compliance। आपने जो डिटेल्स भरी उससे गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि करंट पीरियड में कितना टैक्स आपका लायबिलिटी बनता है। फाइन। द रिटर्न सर्व्स द फॉलोइंग पर्पसेस: मोड फॉर ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन टू गवर्नमेंट, कंप्लायंस वेरिफिकेशन प्रोग्राम ऑफ टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर्स। कंप्लायंस मतलब आपने टाइम से भरा नहीं भरा वगैरह सब गवर्नमेंट को इससे पता पड़ता है, ठीक है। फाइनलाइजेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटीज ऑफ द टैक्स पेयर विद इन स्टिपुलेटेड पीरियड, प्रोवाइडिंग नेसेसरी इनपुट्स फॉर टेकिंग पॉलिसी डिसीजंस, ठीक है। इफ गवर्नमेंट वांट्स टू टेक एनी डिसीजन बेस्ड ऑन अ डेटा, तो डेटा कहाँ से आएगा? गवर्नमेंट के पास रिटर्न्स से, ठीक है। गवर्नमेंट को अगर डिसाइड करना है कि किस पे टैक्स बढ़ाना है, किस पे टैक्स कम करना चाहिए, है ना, गवर्नमेंट को पता पड़ेगा कि किस प्रोडक्ट की डिमांड
ज़्यादा है, किसकी कम है। जिसकी डिमांड बहुत कम है तो गवर्नमेंट देखेगी कि क्या ये प्रोडक्ट गवर्नमेंट जनता को या पब्लिक को महंगा पड़ रहा है। अगर महंगा पड़ रहा है तो क्या उस पर टैक्स रेट कम करने चाहिए। तो इस तरीके के जो डिसीजंस है वो गवर्नमेंट ले पाएगी। फाइन, जो आप डेटा प्रोवाइड करेंगे रिटर्न्स के थ्रू उससे, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ ऑडिट एंड एंटी इवेजन प्रोग्राम्स। एंटी इवेजन प्रोग्राम्स का मतलब होता है कि क्या कोई टैक्स चोरी तो नहीं कर रहा है, क्या कोई कम टैक्स तो नहीं पे कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके की जो इन्फॉर्मेशन है अगर गवर्नमेंट को पता करनी है तो वो रिटर्न्स के थ्रू गवर्नमेंट पता कर सकती है। फाइन। फाइलिंग ऑफ जीएसटी रिटर्न्स हेल्प्स इन डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ द रिटर्न फाइलर and at the same time it also has a huge bearing on determination of tax liability of other persons with whom the former has entered into a taxable activity। ये सेंटेंस आप पेंडिंग रखिए। ये जब हम रिटर्न्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे हम डिटेल में समझेंगे कि रिटर्न्स वर्क कैसे करते हैं, तब आपको ज़्यादा समझ आएगा। फाइन फ्रेंड्स, क्लियर है, ठीक है। तो बेसिक्स हमें पता है रिटर्न्स और रजिस्ट्रेशन के। हमें पता है कि जीएसटी पोर्टल किस काम आता है। फाइन, क्या क्या बेनिफिट्स है जीएसटी पोर्टल के, ठीक है। ये थियरी है, दिस यू कैन रीड बाय योर ओन सेल्फ। सो फ्रेंड्स, नाउ विल अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ टैक्सेबिलिटी ऑफ ट्रांजैक्शन। सो अ ट्रांजैक्शन में ईदर बी टैक्सेबल और इट मे नॉट बी टैक्सेबल। सो इफ इट इज टैक्सेबल वी विल चार्ज जीएसटी ऑन द ट्रांजैक्शंस, whereas if it is not taxable GST won't be charged on it। सो जो ट्रांजैक्शंस हैं जिन पे टैक्स नहीं लगता है उसको जीएसटी में 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। नंबर 1 इज exempt लिस्ट, सेकंड इज नेगेटिव लिस्ट एंड थर्ड वन इज गुड्स आउटसाइड द एम्बिट ऑफ जीएसटी। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी वन ऑफ दिस वन बाय वन। सो let us start with exempt list। सो व्हाट इज दिस exempt लिस्ट? गवर्नमेंट ने इन पब्लिक इंटरेस्ट, लोगों के हित में कुछ गुड्स एंड सर्विसेज ऐसी हैं जिन पे टैक्स में माफ़ी दी है। मतलब गवर्नमेंट कहती है कि ये कुछ बेसिक गुड्स एंड सर्विसेज ऐसी हैं जिन पे लोगों को टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं है और ये प्रोडक्ट्स, ये गुड्स या ये सर्विसेज टैक्स फ्री हैं। फॉर एग्जांपल्स आप वेजिटेबल्स ले लीजिए, मिल्क ले लीजिए, ये कुछ बेसिक प्रोडक्ट्स हैं जो लोगों की रोज़ की ज़रूरतें हैं। इसके अलावा भी कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट समझती है कि लोक हित में इस पे टैक्स लगाना सही नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया, इन ट्रांजैक्शंस पे टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। और ये जो एग्जेम्प्ट लिस्ट में जो ट्रांजैक्शन दिए गए हैं दे आर ऑफ टेम्पररी नेचर। मतलब गवर्नमेंट बोलती है कि ये ट्रांजैक्शंस है तो टैक्सेबल, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग अभी के लिए हमने इसको एग्जेम्प्ट कर दिया है, अभी के लिए इस पे टैक्स नहीं लगेगा। एट अ फ्यूचर डेट गवर्नमेंट जब चाहे इन ट्रांजैक्शंस को एग्जेम्प्ट लिस्ट से निकाल के टैक्सेबल बना सकती है। समझ आ रहा है फ्रेंड्स? एग्जेम्प्ट लिस्ट से हटा के इस ट्रांजैक्शन को टैक्सेबल बना सकती है गवर्नमेंट एट एनी फ्यूचर डेट, ठीक है। सो दिस ट्रांजैक्शंस, दिस एग्जेम्पशन इज ऑफ टेम्पररी नेचर, ठीक है। अब आते हैं नेगेटिव लिस्ट की तरफ। नेगेटिव लिस्ट में भी टैक्स नहीं लगता, लेकिन ये एग्जेम्पशन से अलग कैसे है? फ्रेंड्स, नेगेटिव लिस्ट वो ट्रांजैक्शंस हैं जिन पे गवर्नमेंट समझती है कि इस ट्रांजैक्शंस पे गवर्नमेंट को कभी भी टैक्स नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसमें कुछ इस तरीके के ट्रांजैक्शन है दैट एमपी एमएलए की जो सैलरीज होती हैं वो जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसके बदले में उनको जो पेमेंट्स किए जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे कई सारे और सर्विसेज हैं जो नेगेटिव लिस्ट के अंडर दिए गए हैं जिन पे टैक्स नहीं लगता है, और दिस इज़ अ लिस्ट ऑफ परमानेंट नेचर। मतलब बहुत कम चांस है फ्यूचर में कि इन ट्रांजैक्शन को कभी भी टैक्सेबल बनाया जाए, ठीक है। बहुत कम, मतलब ना के बराबर चांस है कि इन ट्रांजैक्शंस को कभी भी फ्यूचर में टैक्सेबल बनाया जाए। अगर गवर्नमेंट चाहती है कि कोई एक आध ट्रांजैक्शन को नेगेटिव लिस्ट से टैक्सेबल बनाना है, ठीक है, तो उसको पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए। गवर्नमेंट खुद, फिनेंस मिनिस्ट्री खुद इस ट्रांजैक्शन को टैक्सेबल नहीं बना सकती, उसको किसका अप्रूव चाहिए? पार्लियामेंट का। मतलब राज्यसभा, लोकसभा से होके पूरा अप्रूवल लेके उसके बाद ही इस ट्रांजैक्शन को टैक्सेबल बनाया जा सकता है। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स नेगेटिव लिस्ट और एग्जेम्प्ट का डिफरेंस, एग्जेम्पशन लिस्ट का डिफरेंस? एग्जेम्पशन लिस्ट इज ऑफ टेम्पररी नेचर whereas नेगेटिव लिस्ट इज ऑफ परमानेंट नेचर। दोनों के केस में टैक्स तो नहीं लगेगा। Now let us come to goods outside the ambit of GST.
इन केस ऑफ गुड्स आउटसाइड द एम्बिट ऑफ जीएसटी, दीज गुड्स, जो गुड्स एंड सर्विसेज इस लिस्ट में दिए गए हैं, ठीक है, गुड्स आउटसाइड द एम्बिट ऑफ जीएसटी की लिस्ट में जो गुड्स दिए गए हैं उन गुड्स पे टैक्स नहीं लगता, क्योंकि दीज गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड अंडर जीएसटी। ठीक है, सीजीएसटी लॉ या एसजीएसटी लॉ या आईजीएसटी लॉ के अंडर ये गुड्स एंड सर्विसेज इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, सिंपल है। ठीक है, और ये जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं, जो गुड्स आउटसाइड द एम्बिट ऑफ जीएसटी की लिस्ट में हैं, ये जो गुड्स हैं जो गुड्स आउटसाइड द एम्बिट ऑफ जीएसटी की लिस्ट में हैं, इन पे किसी और लॉ के अंडर टैक्स लग रहा होता है। फॉर एग्जांपल पेट्रोल है तो पेट्रोल पे एक्साइज लगता है और वैट भी लगता है, फाइन। अल्कोहल है, अल्कोहल भी वैट लग रहा है, फाइन। तो ये जो गुड्स हैं इन पे किसी और लॉ में टैक्स लग रहा होता है, जीएसटी के अंडर टैक्स नहीं लग रहा होता है। ठीक है, सो दीज गुड्स आर आउटसाइड द एम्बिट ऑफ जीएसटी, आउटसाइड द परव्यू ऑफ जीएसटी, फाइन। सो लेट अस look further into this. Within the ambit of GST, sorry, goods outside the ambit of GST, alcohol for human consumption, ठीक है, power to tax remains with the state, मतलब इस पे क्या लगता है, वैट। 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, क्रूड ऑयल, डीजल, पेट्रोल, नेचुरल गैस एंड एटीएफ, इन पे जीएसटी काउंसिल विल डिसाइड कि इन पे जीएसटी कब लगेगा, बट फॉर टाइम बीइंग इन पे क्या लगता है, एक्साइज और वैट। एंटरटेनमेंट टैक्स लेविड बाय लोकल बॉडीज, इस पे जो लोकल बॉडीज होती हैं, जो वहाँ की म्यूनिसिपैलिटी वगैरह हो गई, वो लोग अपने टैक्सेस लेवी करते हैं। टोबैको, विद इन द परव्यू ऑफ जीएसटी, पावर टू लेवी एक्साइज ड्यूटीज ऑल्सो रिटेन्ड। टोबैको पे जीएसटी भी लगता है, पर उसके साथ साथ क्या लगता है, एक्साइज ड्यूटी भी लगती है, फाइन फ्रेंड्स। सो टोबैको इज लेविएबल अंडर बोथ जीएसटी एंड एक्साइज, यस।